मौलाई जी मेरे साथ हैं यहाँ पर। आपसे अब एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि क्या वास्तव में आपके ईरान के अंदर जिस राजनीतिक संकट का इशारा अभय कार्की जी ने यहाँ पर किया, और इसके पहले जिस तरह से डॉक्टर भरत बरई भी यहाँ पर बता रहे थे कि अमेरिका तो अपनी बातों पर अड़ा हुआ था, हालांकि भाषा डोनाल्ड ट्रंप की ठीक नहीं है, लेकिन अब जो उन्होंने एक्शन लिया है वो उसको ठीक मान रहे हैं। अभय जी का भी कहना है कि ईरान लगातार जानबूझकर शांति मसौदे के बावजूद MOU हस्ताक्षर हो चुका था, संकट खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या वास्तव में गलतियां ईरान की तरफ से ही हो रही हैं? आपको क्या लगता है ईरान से? सबसे पहले तो दावत देने के लिए शुक्रिया। अपने तमाम सीनियर साथियों और दर्शकों को आदाब, जय हिंद। मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं जो यहाँ रिसर्च स्कॉलर। दूसरी बात ये रही कि मैं ईरान में रहते हुए यहाँ के जमीनी हालात को भी समझता हूँ, राजनीतिक की भी थोड़ी बहुत समझ रखता हूँ क्योंकि मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं अपने साथियों से अपील यही करूंगा, खासकर बुद्धिजीवी वर्ग से, कि हमें ईरान के बारे में खुद से पढ़ने की, समझने की जरूरत है, ना कि उस नैरेटिव या उन बातों पर ध्यान देने की जो अमेरिका या वेस्टर्न मीडिया हमें फीड करता है, और हम उस पर यकीन करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और उसके बेस पर एनालिसिस करते हैं। दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि क्या ईरान वाकई ईरान में कोई राजनीतिक संकट है, तो मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि ईरान में कोई राजनीतिक संकट नहीं है, और ऐसा भी कभी नहीं रहा है कि यहाँ राष्ट्रपति को पावर नहीं रही है। अगर आपको याद हो कि जब JCPOA हुआ था तो उस वक्त भी सुप्रीम लीडर इस समझौते के खिलाफ थे। सुप्रीम लीडर हमेशा से कहते रहे हैं कि अमेरिका भरोसे के लायक नहीं है, अमेरिका पर एतमाद नहीं किया जा सकता है, लेकिन ईरान की सरकार ने ये डिसाइड किया कि हमें फैसला करना है और अमेरिका के साथ समझौता हुआ। यानी ये कहीं ना कहीं ये बात भी स्पष्ट करने के लिए काफी है कि यहाँ राष्ट्रपति की कितनी पावर होती है। अगर सुप्रीम लीडर राजी भी नहीं थे तब भी सरकार गई और अमेरिका के साथ समझौता किया, लेकिन अमेरिका उस समझौते से भी बाहर आया। यही ट्रंप थे जो 2018 में समझौते से बाहर आए। यानी कहीं ना कहीं सुप्रीम लीडर की बात साबित हुई कि अमेरिका भरोसे के लायक नहीं है। और अब भी जो ये MOU साइन हुआ था, इसका भी उल्लंघन लगातार अमेरिका की तरफ से होता रहा है। कम से कम 7 क्लोज अमेरिका खुल्ला उल्लंघन कर चुका है। इस MOU में कहा गया था कि धमकी की जबान रोकी जाएगी, किसी के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं होगी, लेकिन अमेरिका की तरफ से बयानबाजी होती रही। MOU में कहा गया था कि तमाम मोर्चों पर जंग रोकी जाएगी, लेकिन लेबनान में जनसंहार होता रहा, गज्जा पर बर्बर हमले होते रहे। MOU में कहा गया था कि ईरान की संपत्ति को रिलीज किया जाएगा, लेकिन कोई संपत्ति रिलीज नहीं हुई। MOU में कहा गया था कि ईरान 60 दिन तक हुर्मुज को जहां से रास्ता देगा वहां से गुजरेंगे, ईरान के तालमेल के साथ यहां से जहाज गुजरेंगे, लेकिन अमेरिका ने फिर MOU का उल्लंघन करते हुए ओमान कॉरिडोर बनाया और लोगों को विवश किया, मजबूर किया कि वो ईरान का दिया हुआ रास्ता छोड़कर उस रास्ते से जाइए जहां से अमेरिका ने ओमान कॉरिडोर बनाया है। यानी लगातार अमेरिका की तरफ से MOU का उल्लंघन होता रहा। हमारे सीनियर साथी ने आकर कहा कि इराक के लिए आकर ऐसे वर्ड ईरान में यूज किए गए। खामनेई साहब की शव यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, तो ये बात भी पूरी दुनिया के लिए स्पष्ट है कि ईरान में लोकतंत्र है, सब तक भी लोकतंत्र है कि लोग अपनी नाराजगी अरागची जैसे विदेश मंत्री से अपने विदेश मंत्री के सामने भी विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं और कोई बंदिश नहीं है, कोई रोक नहीं है। एक बात इन्होंने और कही कि साहब हमें खुद ईरान में 30 से 40 हजार लोगों को मार दिया गया। ये इतना बड़ा झूठ है जिसे बार बार खंडन किया जाता रहा। खुद ईरान की गवर्नमेंट ने मरने वाले 3000 या 3200 लोगों के नाम भी शो किए, उनकी पूरी आइडेंटिटी के साथ साथ। लेकिन इन मरने वालों में भी एक बड़ी तादाद जहां पुलिस की थी, तो वहीं एक बड़ी तादाद उन दंगाइयों की थी जिनके लिए खुद अमेरिका ने स्पष्ट रूप से कहा, ट्रंप ने खुद कहा कि हमने ईरान में अपने लोगों को आर्म किया, उन्हें हथियार दिए। और खुद मोसाद ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमारे सैनिक, हमारे एजेंट, हमारे किराए के टट्टू तेहरान और ईरान की गलियों में आतंक फैला रहे हैं। साहब इतना बड़ा प्रोपेगेंडा होता है, अमेरिका खुद आकर कबूल कर रहा है, मोसाद खुद आकर कबूल कर रहा है, लेकिन हम फिर भी अमेरिका को यस सर, यस बॉस, साहब जो आप कहते हैं वही सही। दूसरी बात ये होती है कि अगर इस इलाके में ये संकट आया भी है तो क्या इस संकट इसका जिम्मेदार ईरान है या इस संकट का जिम्मेदार अमेरिका है? क्यों दुनिया सवाल नहीं करती कि 28 फरवरी से पहले तक इस इलाके में कोई संकट नहीं था? अमेरिका को ये इख्तियार किसने दिया कि साहब आप आकर ईरान पर हमला करें और यहाँ के इलाके में एक नए संकट को जन्म दे और इस संकट से निकलकर खुद भाग जाएं जब आपके अपने हित पूरे हो जाएं? अब भी दुनिया इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ रही है कि अमेरिका कहीं ना कहीं ये पूरा गेम इसलिए खेल रहा है ताकि तेल का खेल होता रहे। अमेरिका जब चाहता है आकर प्रतिबंध लगा देता है कि फला साहब फला देश का तेल नहीं खरीद सकते। आपका ठीक है 3-4 हजार पुराने संबंध है, लेकिन आप इस देश से तेल इसलिए नहीं खरीद सकते क्योंकि ये अमेरिका की आवाज पर यस सर यस बॉस नहीं कर रहा है। अमेरिका को सिर्फ अपनी हित चाहिए, अपना कारोबार चाहिए, अपना बिजनेस चाहिए, दुनिया जाए भाड़ में
और इस बात को पूरी दुनिया अच्छी तरीके से समझ रही है, लेकिन समझ में ये नहीं आता हमारा वो बुद्धिजीवी वर्ग जो किसी सरकार से भी जाहिर जुड़ा हुआ नहीं है, किसी प्रशासन का भी हिस्सा नहीं है, वो भी आकर क्यों अमेरिका का गुणगान कर रहा है, क्यों अमेरिका के गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं कर रहा है। हम पश्चिमी मीडिया के नैरेटिव और उनकी बातों में आकर ये तो कह देते हैं कि ईरान में जनवरी के टाइम इतने लोग मारे गए, क्या कभी पलटकर किसी ने ये कहा कि गजा में 72,000 लोगों को कत्ल कर दिया गया, 20,000 बच्चों को टारगेट कर करके बुरी तरीके से मार दिया गया, लेबनान में आज भी 4,500 से ज्यादा लोगों को सिर्फ मार्च के बाद से मार दिया गया, ईरान में हमले करते हुए कितने लोगों को मार दिया गया। क्या किसी मुल्क पर हमला करना कानूनी है? किसी मुल्क की लीडरशिप को हमला करके खत्म कर देना कानूनी है? किसी मुल्क में हॉस्पिटल को निशाना बनाना कानूनी है? स्कूलों पर हमले करना कानूनी है? आपने 168 बच्चियों को टारगेट कर एक हमला नहीं, 3 मिसाइल हमले करके 170 से ज्यादा बच्चों की जान ले ली। क्यों किसी की आवाज उस पर नहीं उठती?